गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका रसायन विज्ञान की इस क्लास में। और आज का हमारा एक टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन वो चर्चा करने से पहले आपसे मैं कुछ जानकारी साझा कर देना चाहता हूँ। एक तो जानकारी ये है कि आप कमेंट नहीं करते हो। क्लास देखने के बाद आप कमेंट जरूर किया करो। कुछ भी आपको डाउट होता है, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम है या कुछ समझाने का तरीके में कोई गलती है या फिर कुछ भी टाइप के या कोई क्वेश्चन नहीं पुटअप करते अपने, वो जो भी आपके मन में डाउट्स होते हैं उन डाउट्स को आप पहले तो लिखा करो। कमेंट्स में आप डाउट्स बता दिया करो ताकि हो सके कि मैं प्रयास करूं कि आगे आने वाली क्लासेस में वो डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं या जो भी कमियां मेरे रह रही है वो मैं सही करने की कोशिश करूं। अब उसके बाद में हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की। तो आज का हमारा टॉपिक है एंथैल्पी, कि क्या होता है एंथैल्पी, किस प्रकार से किसी भी सिस्टम का, किसी भी तंत्र में एंथैल्पी परिवर्तन होता है और उस एंथैल्पी परिवर्तन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालेंगे। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, उष्मागतिकी फर्स्ट अपना चैप्टर चल रहा है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए, और 11th क्लास की थर्मोडायनेमिक्स भी इसमें शामिल है। तो हम उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर और एंथैल्पी टॉपिक के ऊपर अध्ययन करते हैं। लेकिन उसमें अध्ययन करने से पहले अपने को एक नियम पता होना चाहिए, वो है उष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो आपको चैनल पे अवेलेबल है वीडियो, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूं क्या है, बेसिकली छोटी सी बात बता देता हूं थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट रूल के बारे में, कि ऊर्जा को हम ना तो उत्पन्न कर सकते, ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते। ऊर्जा का सिर्फ रूप परिवर्तन किया जा सकता है या ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये अपना उष्मागतिकी का प्रथम नियम है। और उस प्रथम नियम का मैथमेटिकली रूप की अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिकली प्रथम नियम का रूप होता है कि डेल E इज इक्वल्स टू Q माइनस W। ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन किसके बराबर होता है? उष्मा में किया गया कार्य इसमें से घटा दिया जाए उष्मा में से, तो उसके बराबर होता है। ये मैथमेटिकली रूप है किसका? उष्मागतिकी के प्रथम नियम का, जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। और उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ब्रह्मांड की ऊर्जा जो है वो निश्चित ऊर्जा है, निश्चित है। ये हम उष्मागतिकी के प्रथम नियम को बोल सकते हैं। अब उष्मागतिकी के प्रथम नियम को हमने पढ़ लिया है, उसके बारे में ज्यादा चर्चा हम नहीं करते हैं, अपने डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे, एंथैल्पी के। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि क्या होती है एंथैल्पी। तो एंथैल्पी की मैं बात करूं तो एंथैल्पी क्या होती है कि स्थिर दाब पर किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा, स्थिर दाब पर, ये वर्ड ध्यान रखना, स्थिर दाब यानी दाब कांस्टेंट है, स्थिर दाब पर किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा व उसके दाब व आयतन के गुणनफल का योग। किसी भी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा को हम किससे लिखते हैं? ई से लिखते हैं। वह उसके दाब व आयतन, दाब को पी से, आयतन को वी से, यानी आंतरिक ऊर्जा ई व उसके दाब व आयतन का गुणनफल पीवी, ई प्लस पीवी। ई प्लस पीवी किसके बराबर होता है? एंथैल्पी के बराबर होता है। या हम बोल सकते हैं कि स्थिर दाब पर किसी भी प्रक्रम में, स्थिर दाब पर किसी भी प्रक्रम को करने में जो ऊर्जा होती है, लगती है, ऊर्जा और जो दाब आयतन का गुणनफल है, उन दोनों का योग हम कहें तो वो एंथैल्पी के बराबर होता है। और एंथैल्पी को हम H से प्रदर्शित करते हैं। एंथैल्पी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? H से प्रदर्शित करते हैं। H इज इक्वल्स टू E प्लस पीवी। यहां पे एनर्जी की बात करूं, ऊर्जा की बात करूं या दाब की बात करूं या आयतन की बात करूं, तीनों ही अवस्था फलन है, स्टेट फंक्शन है। अगर ये तीनों स्टेट फंक्शन है तो क्या ये H भी स्टेट फंक्शन नहीं होगा? क्या ये H भी अवस्था फलन होगा? तो हम बोल सकते हैं कि H एंथैल्पी एक अवस्था फलन है। H इज इक्वल्स टू E प्लस पीवी, जहां पर E क्या है? E आंतरिक ऊर्जा, सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा। E क्या है? आंतरिक ऊर्जा। E है आंतरिक ऊर्जा, P दाब और V आयतन किसका? किसी भी तंत्र का, किसी भी सिस्टम का, किसी भी पदार्थ का जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो यहां पे मुझे ये बताइए कि इस एंथैल्पी में अगर मैं परिवर्तन को ज्ञात करना चाहूं, अगर इस एंथैल्पी में कितना परिवर्तन हो रहा है, किसी भी तंत्र पर कार्य किया जा रहा है और वो कार्य करने के दौरान उस तंत्र की एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है उसको एंथैल्पी परिवर्तन कहते हैं। और वो एंथैल्पी परिवर्तन कितना होता है उसके लिए क्या बोल सकते हैं कि डेल H इज इक्वल्स टू, अब एंथैल्पी में परिवर्तन वही होगा जो परिवर्तन किसमें हो रहा है? अगर एनर्जी में और इसके आयतन और दाब के गुणनफल में जितना परिवर्तन होगा वो किसके बराबर होगा? एंथैल्पी परिवर्तन के।
तो हम बोल सकते हैं कि डेल ई क्या है, आंतरिक ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन। और डेल पीवी क्या है कि उसके आयतन में दाब के गुणनफल में होने वाला परिवर्तन। अगर इन दोनों के योगफल को जोड़ दिया जाए तो ये एंथैल्पी में होने वाले परिवर्तन के इक्वल होगा। डेल एच इज इक्वल्स टू डेल ई प्लस डेल पीवी। अब इसी समीकरण का एक दूसरा रूप अपने लिख सकते हैं कि डेल एच इज इक्वल्स टू डेल ई, और डेल पीवी को क्या लिख दूंगा, पी को छोड़ दीजिए डेल वी, प्लस वी को छोड़ दीजिए डेल पी। इस प्रकार से इस समीकरण को हम लिख सकते हैं। कुछ नहीं किया, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है। सिर्फ ये डेल एक क्या है, संकारक है, ऑपरेटर है, और इस ऑपरेटर का इस पे यूज किया है और इस प्रकार से इसको लिख दिया। अब अपने ऊपर ही ऊपर देखिए, यहां पे एक वर्ड लिख रखा है स्थिर दाब। एंथैल्पी क्या होती है, स्थिर दाब पर किसी भी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा व उसके दाब व आयतन के गुणनफल का योग। तो स्थिर दाब यानी हम क्या बोल सकते हैं कि सर स्थिर दाब यानी पी कांस्टेंट। अरे पी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया सर, दाब में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। दाब में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि पी को तो हमने स्थिर मान रखा है। अरे कोई चीज जब कांस्टेंट है, कोई चीज जब स्थिर है, तो उसमें परिवर्तन कैसे हो सकता है, अरे हो ही नहीं सकता। हाँ, परिवर्तन नहीं हो सकता, इसका मतलब सर डेल पी इज इक्वल टू जीरो। डेल पी क्या है सर, दाब में होने वाला परिवर्तन, और वो तो जीरो है। तो डेल पी अगर जीरो है तो यहाँ पे डेल पी वी को अगर मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूं तो इसका मतलब जीरो ही होता है। तो क्या इस समीकरण को हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते क्या कि डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी। ये समीकरण आ गई अपने पास, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अब मेरे को एक बात बताइए, मैंने आपको सबसे पहले ये नियम क्यों बताया था, ये नियम इसीलिए बताया था क्योंकि इस नियम का हम यूज करेंगे। ये अपना उष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है कि डेल ई इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू उष्मा है और डब्ल्यू कार्य है, तो डेल ई इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अब डब्ल्यू कार्य है, अरे कौन सा कार्य है, स्थिर दाब पर किया गया कार्य है। स्थिर दाब पर किया गया कार्य किसके बराबर होगा, आयतन में परिवर्तन। किसी भी स्थिर दाब पर किया गया कार्य क्या होगा, किसी भी तंत्र पर अगर कोई कार्य किया जा रहा है स्थिर दाब पर, तो वो किसके बराबर होगा, आयतन में परिवर्तन के, यानी W इज इक्वल्स टू पी डेल वी। W इज इक्वल्स टू पी डेल वी। तो क्या हम Q को QP नहीं लिख सकते क्या, QP इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे P क्या है, कांस्टेंट है। अरे उष्मा को Q को QP भी बोल सकते हैं क्योंकि QP इसलिए बोल दिया जहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, दाब कांस्टेंट है। ठीक है सर, हमारे पास ये दो टर्म और आ गई। अरे इन दोनों टर्म्स का मान अगर मैं इस वाली इक्वेशन में रख दूं, ये क्या है अपना उष्मागतिकी का प्रथम नियम। उष्मागतिकी का प्रथम नियम, अरे ये उष्मागतिकी का क्या है, प्रथम नियम है। इस प्रथम नियम के अकॉर्डिंग तो अब W की जगह अपने P डेल V लिख दे और Q की जगह QP लिख दे, तो क्या ये वाली इक्वेशन इस रूप में नहीं आ जाएगी क्या, डेल E इज इक्वल्स टू QP माइनस P डेल V। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब समीकरण 3 से डेल E का मान अगर मैं समीकरण 2 में रख दूं तो, अरे समीकरण 3 से डेल E का जो वैल्यू है वो हम समीकरण 2 में पुट कर देते हैं। सर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे जैसे ही इस डेल E का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे, सर डेल E की जगह क्या रख दो, सर डेल E की जगह रख दो QP माइनस P डेल V प्लस P डेल V, क्योंकि ये तो पहले से था इक्वेशन में। डेल H के बराबर ये नहीं हो जाएगा क्या, अरे यहां से ये दोनों आपस में कैंसिल आउट नहीं हो गए क्या, अरे हाँ हो गए सर। तो डेल H का मान QP नहीं आ गया था, डेल H का मान QP नहीं आ गया था। डेल H यानी एंथैल्पी में परिवर्तन किसके बराबर, QP। QP क्या है, उष्मा। कौन सी उष्मा, तंत्र की उष्मा। तो क्या हम नहीं लिख सकते क्या कि समीकरण 4 के अनुसार हम कह सकते हैं कि स्थिर दाब पर किसी तंत्र को दी गई उष्मा उसके एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है। स्थिर ताप पर किसी भी तंत्र को दी गई उष्मा उसके एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, स्थिर ताप पर किसी भी तंत्र को दी गई उष्मा उसके एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है। यह समीकरण 4 से हमें पता चल गया, ये लिख दिया हमने। अब अगर मैं बात करूं सॉलिड और लिक्विड के लिए, ताप की तो यहां पे कोई चर्चा ही नहीं है, चर्चा है प्रेशर की, दाब की, और वो है स्थिर। और दाब अगर स्थिर है तो ठोस और द्रव का जो आयतन होगा ना, वो आयतन परिवर्तन नहीं होगा। स्थिर दाब पे ठोस व द्रव का आयतन चेंज नहीं होता है। तो चेंज नहीं होता है या होता है तो भी नेग्लिजिबल, नगण्य के रूप में। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते क्या कि डेल V इज
इक्वल्स टू जीरो यानी नगण्य। अरे ठोस और द्रव है, उस पर कोई भी प्रेशर नहीं लगाया जा रहा, तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि आयतन में परिवर्तन को हम डेल वी मान रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि सर डेल वी इज इक्वल टू जीरो होगा, अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा। तो यहाँ पे अपने क्या है कि इस वाले इक्वेशन का जो रूप था अपने, कौन सी वाली का, इस वाली का, डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी। अरे जब यहाँ पे डेल वी भी जीरो हो गया तो क्या डेल एच इज इक्वल टू डेल ई नहीं आ जाएगा क्या? डेल एच इज इक्वल टू डेल ई नहीं आ जाएगा क्या? कि हम बोल सकते हैं कि ठोस और द्रव तंत्र की बात हो रही है, पदार्थ की बात हो रही है, तो ठोस और द्रव पदार्थ के अंदर दी गई ऊर्जा परिवर्तन या दी गई उष्मा एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होगी। डेल एच इज इक्वल टू डेल ई। यानी कि अगर तंत्र है हमारा, जिस तरह हम अध्ययन कर रहे हैं, जो हमारा सिस्टम है, वो अगर ठोस या द्रव है, वो पदार्थ अगर ठोस या द्रव है, तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन या उष्मा में परिवर्तन एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर ही होगा। अब अगर बात करें गैस के लिए, तो गैस के लिए ये चीज लागू नहीं होती है, क्योंकि गैस का आयतन बदलता रहता है, अणुओं की संख्या पर भी निर्भर करता है। तो डेल वी इज इक्वल टू नॉट जीरो फॉर गैस, डेल वी इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि आयतन में परिवर्तन जीरो के बराबर नहीं हो सकता। अगर कोई भी कार्य हम गैस के ऊपर करेंगे तो उसका आयतन जरूर परिवर्तित होगा। तो हम बोल सकते हैं कि माना प्रारंभिक पदार्थ के एन ए मोलों का आयतन, कोई भी गैस है, उस गैस के एन ए मोलों का आयतन भी ए है। ये मान लिया हमने कि गैस का प्रारंभिक पदार्थ, प्रारंभिक यानी कि जब हमने उस तंत्र पे कार्य करना शुरू किया है, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, स्टार्टिंग में कोई गैस ले ली और उस गैस के एन ए मोलों का आयतन भी ए है, और अंतिम पदार्थ यानी उस तंत्र पे हमने कार्य कर लिया, कार्य करने के बाद उसके एन बी मोल हो गए और उन एन बी मोलों का आयतन वी बी है। आयतन वी, प्रारंभिक आयतन वी ए और अंतिम आयतन वी बी है। अब एक यहां पे नियम आएगा, एक समीकरण यूज में लेंगे, आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण क्या होती है भाई, जानते हो क्या आप, क्या होती है आदर्श गैस समीकरण? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ऐसा कुछ सुना है क्या? अरे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी सुना है क्या ऐसा कुछ? कि समस्त ताप व समस्त दाब पर जो गैस से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जिसको हम आदर्श गैस समीकरण कहते हैं, अगर उस समीकरण का पालन करती है तो वो आदर्श गैस कहलाती है। समस्त ताप व समस्त दाब पर कोई गैस अगर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है तो वो गैस आदर्श गैस कहलाती है, और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आदर्श गैस समीकरण कहलाती है। आदर्श गैस समीकरण का यूज हम करेंगे क्योंकि पीवी इज इक्वल टू किसकी होगा, एनआरटी के, लेकिन पीवी ए की बात करूं तो एन ए आर टी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आयतन कौन सा ले रहे हैं, वी ए, प्रारंभिक आयतन ले रहे हैं, तो प्रारंभिक आयतन ले रहे हैं तो एन क्या होती है यहाँ पे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की अगर मैं बात करूं, अरे भैया पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पी होता है प्रेशर, किसी भी गैस का दाब, वी होता है आयतन, एन होता है गैस के मोलों की संख्या, आर होता है यहाँ पे संपीड़ितता गुणांक, और टी होता है टेम्परेचर या तापमान। तो एन क्या है, गैस के अणुओं की संख्या, और यहाँ पे गैस के अणुओं की संख्या क्या है भैया, एन ए, तो एन ए आर टी, और पीवीबी इज इक्वल टू एन बी आर टी। हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है डेल पीवी, डेल पीवी गैस के लिए, डेल पीवी यानी कि पीवी गुणनफल के अंदर होने वाला परिवर्तन। अब परिवर्तन को कैसे पता करेंगे, क्योंकि सर पीवीए में से पीवीबी घटा दो तो इनका अंतर आ जाएगा दोनों का। तो देख लीजिए, अगर पीवीबी में से मैं पीवीए में से पीवीबी घटाऊंगा तो पी को कॉमन ले लिया, बी ए माइनस वीबी। अगर इसमें से इस वाली समीकरण को मैं घटाऊंगा तो एन ए माइनस एन बी, आर टी दोनों में कॉमन है तो आर टी कॉमन आ गया। ये समझ में आई समीकरण आपको, कुछ नहीं किया, पी को कॉमन ले लिया, बी ए माइनस वीबी कर दी, इसमें से ये घटाना है तो एन माइनस एन बी हो गया और आर टी कॉमन आ गया। हाँ सर बिल्कुल आ गया। अरे क्या मैं इसको पी डेल वी नहीं बोल सकता क्या, वी ए माइनस वीबी, प्रारंभिक माइनस अंतिम, यानी कि आयतन में होने वाला परिवर्तन, प्रारंभिक में जैसे अंतिम आयतन घटा देंगे तो आयतन में होने वाला परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। तो पी डेल वी इज इक्वल्स टू डेल एन आर टी, अरे एन ए माइनस एन बी यानी प्रारंभिक में से अंतिम को घटा दिया, प्रारंभिक में से अंतिम अणुओं की संख्या को घटा दिया तो वो डेल एन अणुओं की संख्या में होने वाला परिवर्तन नहीं आ जाएगा क्या? तो हम लिख सकते हैं कि पी डेल वी इज इक्वल्स टू डेल एन आर टी,
अब P डेल V इज इक्वल टू nRT, ये समीकरण 5 में जो इस P डेल V का मान है, इसको समीकरण के मान को उठाकर रख दीजिए समीकरण 2 में। ये समीकरण 2 थी अपने पास, इस 2 नंबर समीकरण में रख दीजिए। तो क्या हम लिख सकते हैं क्या कि डेल H एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन, किसी भी गैस के लिए एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन उसकी ऊर्जा में परिवर्तन व डेल nRT के योग के बराबर होता है। यहाँ पे n क्या है, उस गैस के अणुओं की संख्या, r यहाँ पे कांस्टेंट है संपीड़ितता गुणांक, और T यहाँ पे क्या है, तापमान है। और इस R के मान की अगर मैं बात करूं तो 0.082 होता है। इस प्रकार से हम किसी भी तंत्र की, किसी भी निकाय की, किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है, एंथैल्पी और एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन। किस प्रकार से हम किसी भी सिस्टम की, किसी भी तंत्र की एंथैल्पी को निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में दो डेफिनेशन बच गई, एक तो गलन एंथैल्पी और एक वाष्पीकरण एंथैल्पी। तो मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं, इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। वाष्पीकरण एंथैल्पी तो होती है कि किसी भी द्रव का वाष्प में बदलने या वाष्प का द्रव में बदलने पर होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन वाष्पीकरण एंथैल्पी कहलाती है। फिर से सुन लीजिए, वाष्पीकरण एंथैल्पी, जब कोई भी द्रव वाष्प में बदलता है या वाष्प द्रव में बदलती है तो होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन वाष्पीकरण एंथैल्पी कहलाती है। अब रह गई गलन एंथैल्पी या गलन एंथैल्पी परिवर्तन। तो जब कोई भी ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है या द्रव पदार्थ ठोस में बदलता है तो होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन गलन एंथैल्पी परिवर्तन या गलन एंथैल्पी कहलाती है। इसके साथ ही अपना एंथैल्पी का टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद में अपने एक और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं कल। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से टॉपिक्स के नोट्स बनाते जाइए और समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।